आप जानते हैं अलंकार जो है, अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जिस भी परीक्षा में, कोई भी हिंदी की परीक्षा आप देने जाए, वहां अलंकार से प्रश्न जरूर आते हैं। आप टेट दें, सुपर टेट दें या कोई भी एग्जाम दे आप, वहां अलंकार से प्रश्न जरूर आता है। तो दोस्त आइए आज हम अलंकार की चर्चा करते हैं। मजेदार चर्चा करेंगे, हंसते हंसते पढ़िए, बिल्कुल मजा लेते हुए पढ़िए, आनंद से पढ़िए, लेकिन समझिएगा। देखिए दोस्त, अगर कहा जाए, अगर कोई हमसे कहे भाई नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अलंकार की जैसे ही बात आती है तो सामान्य रूप से लोग शुरू कर देते हैं अलंकार का मतलब आभूषण से है, ये है, वो है, तमाम तरह की बात। हम आपको सामान्य रूप से जो शुरू करते हैं, जो सामान्य रूप से आपको बताते हैं, वो ध्यान रखिएगा। सामान्य रूप से शुरू करना और सामान्य रूप से बताना केवल एक चीज का है। याद रखना मेरे दोस्त, अलंकार, अलंकार का मतलब क्या है तो मैं बता दूं एक लाइन में, जिंदगी भर याद रखिए। अलंकार का मतलब है ऐश्वर्या राय को लाली लिपस्टिक लगाना। अब आप सोचोगे यार गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने भैया, जिंदगी भर याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। देखो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ऐश्वर्या राय एक सुंदर अभिनेत्री हैं। भाई कुछ लोगों को भगवान पैदाइशी सुंदर बनाता है, जिनको बड़े ढंग से बनाता है, समय देकर बनाता है, और कुछ हमारे जैसे होते हैं जिनको झटके में निकाल दे रहा है, चल भाई जब आ गए यहाँ से आप। तो कुछ जो है वो समय देने वाले हैं, एक्स्ट्रा समय देकर बनाए गए लोग हैं। तो वास्तव में मेरे कहने का अर्थ है केवल हंसते रहिएगा, बट अलंकार समझिएगा। मैंने कहा अलंकार का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ऐश्वर्या राय एक ऐसी अभिनेत्री है जो पैदाइशी सुंदर है, जो सुंदर है। और लेकिन जब हम उनको लाली लिपस्टिक लगाना, मतलब लाली लिपस्टिक तो हमारा देहाती शब्द है, अगर आप अच्छे शब्दों में इसे कहें तो मेकअप करना, मेकअप करना हम कह सकते हैं। तो देखिए जब हम उनका मेकअप करते हैं, जब हम उनका मेकअप करते हैं तो उससे क्या कर देते हैं हम, जब हम उनका मेकअप करते हैं तो हम उनकी सुंदरता को क्या करते हैं, और बढ़ा, उनकी सुंदरता को क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं। और जब हम उनकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं तो यही तो अलंकार है। भैया मैंने क्या कहा, ऐश्वर्या राय ऑलरेडी सुंदर है, मेकअप उनकी सुंदरता और बढ़ाता है। वैसे कविता तो भावों का प्रवाह है, और भावों का प्रवाह तो ऑलरेडी सुंदर होता है, कविता ऑलरेडी सुंदर होती है। लेकिन जब हम कविता में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इस तरह से यहां से एक बात निकल कर आई कि भैया अलंकार क्या है, तो अलंकार वह तत्व है जो कविता को और सुंदर बनाता। अलंकार क्या है, अलंकार वह तत्व है जो कविता को और सुंदर बनाता। ओके, पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ गया। अलंकार क्या है, अलंकार वह तत्व है जो कविता को और सुंदर बनाता है। ठीक है, अब हम यही चीज कह सकते हैं। देखिए दोस्त, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम यदि सामान्य परिभाषा लें तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण मतलब समझ रहे हैं ना, गहना। जैसे आप देखिए आभूषण और मेकअप का कितना बड़ा प्रभाव होता है। जब गांव में कोई शादी ब्याह हो, कहीं रिलेशन में कोई शादी ब्याह हो, तो तमाम ऐसे लोग जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, अगर ऐसे लोग आपको उस समय स्टेज पर दिख जाएं तो आप उनको देखकर कहते हैं फलाना है, नहीं, आपको आश्चर्य होता है यार यही है। मतलब मेकअप करके एकदम अद्भुत रूप लखात वाली स्थिति हो जाती है यार ना, अद्भुत रूप लखात वाली स्थिति हो जाती। मतलब वो ऐसा दिखते हैं कि लगता ही नहीं कि यही वही है, भला है जिनको हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि भाई जैसे मेकअप, गहना, ये सब हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे अलंकार क्या करता है, काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। तो अगर हम परिभाषा में कहें तो हम कह सकते हैं अलंकार वे तत्व हैं जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। देखिए हमने कहा वे तत्व, उसका रीजन है, यहाँ वे तत्व शब्द पर ध्यान रखिएगा। देखिए अलंकार ही केवल कविता की सुंदरता नहीं बढ़ाता है, भाई कविता को रस भी सुंदर बनाता है, कविता को छंद भी सुंदर बनाता है ना। तो इस तरह से जो है अलंकार के साथ ही साथ रस, छंद आदि भी काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, इसीलिए हमने कहा वे तत्व, मतलब अलंकार वह तत्व हैं जो क्या करते हैं,
काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, कविता को और सुंदर। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब देखिए यहाँ दोनों तरह से वही एक अर्थ निकला, चाहे हमने ऐश्वर्या राय के माध्यम से बात शुरू की, चाहे हमने अलंकार के शाब्दिक अर्थ के माध्यम से बात शुरू की, अर्थ दोनों का एक ही निकला। क्या निकला भैया? कि अलंकार वह तत्व है जो कविता की सुंदरता को और बढ़ा देता है या कविता को और सुंदर बना देता। दोनों तरह से एक ही बात निकलकर हमारे सामने। ओके, क्लियर हो गए आप? अच्छा, अब यहां एक बात देखिए, जरूर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, यार गुरुजी ने कहा अलंकार क्या करता है? कविता की सुंदरता को और बढ़ा देता है, कविता को और सुंदर बना देता है। तुरंत आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, कैसे? अलंकार कविता को कैसे सुंदर बनाता है? तो देखिए यहां मैंने उसका उत्तर दे रखा है, आप गौर करें दोस्त मेरे। मैंने कहा पहला तथ्य क्या है? अलंकार कविता को पढ़ने में रोचक बनाता है। कैसे उसको सुंदर बनाता है? तो पहला काम क्या करता है? अलंकार कविता को पढ़ने में रोचक बना देता है। दूसरा काम क्या करता है? उसके अर्थ को और प्रभावी बना देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ये उदाहरण मैं हर बार देता हूं और मुझे लगता है शायद बहुत सुंदर उदाहरण है भाव को समझने का। पद्माकर जी की लाइन है, ब्रज में बीथिन में, ब्रज में बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, ब्रज में बीथिन में, ब्रज में बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बनन में, बागन में, बगरो, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। ब्रज में बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। अब आप यहाँ अगर गौर करेंगे, यदि आप यहाँ गौर करें तो आप एक बात भली प्रकार से पाएंगे कि देखिए यहाँ भी ब है, यहाँ भी ब है, यहाँ भी ब है, यहाँ ब है, ब है, ब है, ब है। अब ये जो ब बार बार आ रहा है, इस ब के बार बार आने के कारण हमारी ये कविता पढ़ने में सुंदर लग रही। ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरू बसंत है। ब की बार बार जो आवृत्ति हो रही है, ब की बार बार आवृत्ति के कारण क्या हो रहा है? हमारी कविता पढ़ने में सुंदर लग रही है, हमारी कविता पढ़ने में रोचक लग रही है। क्यों हो रही है? ब की बार बार आवृत्ति के कारण। ओके हो गया? क्लियर हो गया? ठीक। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद आप यहाँ एक बात और भी गौर करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अभी इसी को जरा सा हम रूप परिवर्तित करते हैं। देखिए अर्थ नहीं बदलेंगे, अर्थ वही रहेगा थोड़ा सा। देखिए ब्रज, ब्रज को आप जानते हैं, जो ब्रज है उसी को गोकुल कहते हैं। बीथी का मतलब गली होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बेल जो है ये लता को कहते हैं। नवेली का मतलब नववधू होता है, जिसका अभी नया नया विवाह हुआ हो। वन का मतलब जंगल या उपवन होता है। बागन का मतलब वन का मतलब जंगल होता है। बागन का मतलब उपवन या बगीचा होता है। बगरों का मतलब सर्वत्र होता है। वसंत का मतलब ऋतुराज होता है। वसंत का मतलब क्या होता है? ऋतुराज होता है। अब जरा इसके साथ इसको पढ़कर देखिए आप। गोकुल में, गलीन में, लतान में, नववधुन में, जंगलन में, उपवनन में, सर्वत्र ऋतुराज है। अब आप दोनों को पढ़िए। ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। और दूसरा पढ़िए, गोकुल में, गलिन में, लतान में, नववधुन में, जंगलन में, उपवनन में, सर्वत्र ऋतुराज है। आप खुद पढ़ करके देखिए, मैंने इसीलिए कहा दोस्त लोग अलंकार आपको केवल पढ़ाते हैं, हम अलंकार क्या करेंगे? अलंकार आपको महसूस कराएंगे।
तो दोस्त अब आप इन दोनों को पढ़िए और खुद से बताइए कि आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है। तो मुझे पता है आपका सीधा सीधा उत्तर होगा कि सर ये जो ब वाला रूप है, ब्रज बीथी बेली नवेली बनन बागन बगरो, ये रूप जो है ये पढ़ने में अधिक रुचिकर है। यह रूप क्या है? पढ़ने में अधिक रुचिकर है। और जब यह रूप पढ़ने में अधिक रुचिकर है तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई, अलंकार क्या करते हैं? कविता को पढ़ने में रोचक बनाते हैं। क्लियर हो गया यहां से? आइए दूसरा उदाहरण लेकर के आपको स्पष्ट करें। ये तो उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। यहां हम अगर कहें, सीधी सी बात है, बहुत एक शब्द में ले लें उदाहरण, बहुत एक सिंपल सा उदाहरण ले लें। यदि हम किसी को कह दें मृग नयनी, मृग नयनी का मतलब क्या हो गया? मृग नयनी का मतलब हो गया मृग के समान। मृग नयनी का क्या मतलब हो गया? मृग के समान नेत्र वाली। अब देखिए यहां क्या हुआ, जैसे ही आपने नेत्रों की तुलना किससे कर दी? मृग से कर दी। इसका मतलब नेत्र की सुंदरता अपने आप निकलकर सामने आ गई। तो मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, अर्थात जिसकी आंखें हिरनी जैसी सुंदर हो। अब यहां देखिए, हमने जैसे ही नेत्रों की तुलना मृग के नेत्र से की, उनका अर्थ और क्या हो गया? प्रभावी हो गया। भाई हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि नेत्र सुंदर है, बहुत कटीली आंखें हैं, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं कहा। हमने डायरेक्ट कह दिया मृग नयनी। मृग नयनी कहते ही नेत्रों की सुंदरता अपने आप निकलकर सामने। क्यों? क्योंकि मृग नयनी का मतलब है मृग के समान नेत्र वाली, और मृग के नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। मृग के नेत्र जो है बहुत सुंदर होते हैं, और वैसे ही दूसरे नेत्र भी बहुत। भाई इसका मतलब नायिका के नेत्र भी क्या है? बहुत सुंदर है ना। नायिका के नेत्र भी क्या है? बहुत सुंदर है। तो कहने का मतलब है यहाँ नायिका के नेत्रों की तुलना जब मृग से कर दी गई तो उसके सुंदरता का भाव और निकल आया। जो अर्थ था मृग नयनी कहने से, जो नेत्र का अर्थ था वो क्या हो गया? नेत्र का अर्थ और प्रभावी होकर सामने। नेत्र का अर्थ क्या हो गया? और प्रभावी होकर सामने। ओके, तो 2 चीज मैंने आपको बताया भैया, अलंकार कैसे कविता को सुंदर बनाते हैं। एक तो उसे पढ़ने में रोचक बनाते हैं, दूसरा उसके अर्थ को और प्रभावी। बात क्लियर हो गई? अलंकार समझ में आ गया? अलंकार क्या है? देखिए इसी तरह से संस्कृत में बार बार कहा गया, काव्य शोभा करान धर्मालंकारान प्रचक्षते। अलंकार क्या है ना? काव्य के शोभा विधायक धर्म है, अर्थात कविता को और सुंदर बनाने वाले धर्म है अलंकार। दूसरी चीज क्या कहा गया? अलंकार क्या है भैया? अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है, जो सुंदर बनाता है, वो अलंकार है। कहीं कहीं तो यहां तक कहा गया अलंकृति है अलंकार, मतलब सुंदरता ही अलंकार है। अर्थात अलंकार और सुंदरता एक दूसरे के पर्याय है। तो सब मिलाकर के, चाहे आप ऐश्वर्या राय के रास्ते चलिए, चाहे आप आभूषण के रास्ते चलिए, चाहे अलंकरोति अलंकार के रास्ते चलिए, चाहे अलंकृति अलंकार के रास्ते चलिए ना, सब मिलाकर के फाइनल निष्कर्ष यही निकलता है कि अलंकार क्या है? अलंकार वे तत्व हैं जो कविता को और सुंदर बनाते हैं, कविता को और प्रभावी बनाते। बात क्लियर हो गई? स्पष्ट? कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं बताएगा आपको, मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं भैया। नंबर 1 कविता को पढ़ने में रोचक बनाते हैं। नंबर 2 क्या करते हैं? कविता को जो है अर्थ को और प्रभावी बना देते हैं। भाई हमें नेत्र को सुंदर कहना है, हमने कुछ नहीं कहा, सीधा मृग नयनी कह दिया। मृग नयनी कहते हैं नेत्र की सुंदरता एकदम निकल कर आ गई। क्यों? क्योंकि मृग के नेत्र सुंदर होते हैं, तो इसका मतलब नायिका के नेत्र सुंदर है। अर्थ उसका कितना प्रभावी हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया स्पष्ट?
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद मतलब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद मतलब अलंकार के प्रकार। अलंकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्त? दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने यहाँ जो बात कही है वो पीछे यही बात थी। एक जो मैंने आपसे कहा कविता को पढ़ने में रोचक बनाते हैं, तो कविता को पढ़ने में रोचक कैसे बनाया इन्होंने? भाई वर्ण के माध्यम से या शब्द के माध्यम से, सही है कि नहीं। अब यही जो ब का क्रम है, जैसे ही मैंने आपने देखा, जैसे ही मैंने ब का क्रम तोड़ा सारा मामला बिगड़ गया। तो इन्होंने कविता को पढ़ने में रोचक कैसे बनाया भैया? वर्ण के माध्यम से या शब्द के माध्यम से रोचक बनाया। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब अलंकार का एक भेद कौन सा होगा? एक भेद अलंकार का वो होगा जो वर्ण या शब्द के माध्यम से चलेगा ना। दूसरा हमने कहा अर्थ को और प्रभावी बनाते हैं, जैसे ये, इसका मतलब अलंकार का एक भेद होगा जो अर्थ के माध्यम से चलेगा। तो भैया यही तो दो भेद बनेंगे, तो क्यों रटना आपको? यहीं से महसूस कर लीजिए, अनुभव कर लीजिए, समझ लीजिए कि अलंकार के दो ही भेद हो सकते हैं, एक शब्द के माध्यम से, एक अर्थ के माध्यम से। जो शब्द के माध्यम से आते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं, जो अर्थ के माध्यम से आते हैं उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं भैया? तो अलंकार के मेरे भैया दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक है अलंकार का भेद जिसे कहते हैं शब्दालंकार। अलंकार का एक भेद क्या है? शब्दालंकार। और अलंकार का दूसरा भेद क्या है? अर्थालंकार। अलंकार का दूसरा भेद क्या है? अर्थालंकार, ठीक है। अच्छा, शब्दालंकार की स्थिति मैंने आपको बता दी। शब्दालंकार क्या है भैया? जब कविता को जो है वर्ण या शब्द के माध्यम से सुंदर बनाया जाता है। वर्ण या शब्द के माध्यम से जब कविता को सुंदर बनाया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब कविता को अर्थ के माध्यम से सुंदर बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये दो भेद हो गए कविता के। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ भाई बहनों के मन में हमारे एक प्रश्न और उठ रहा होगा। देखिए, उभयालंकार नाम से कुछ विद्वानों ने एक तीसरे अलंकार की भी बात की है, उभयालंकार। लेकिन याद रखिएगा, उभयालंकार जो है ये बहुत कम विद्वानों ने दिया भी और बहुत कम लोगों ने इसे स्वीकृति या मान्यता भी दी। उभयालंकार को जो है बहुत कम लोग, हाँ ये मैं बता दूं, अगर कोई आपसे बाई द वे, देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान मतलब एक्स्ट्रा कर लीजिए ताकि आप उत्तर अच्छा दे सकें। अगर कोई आपसे ये कहता है कि उभयालंकार एक तीसरा माना जाता है तो आप बता दीजिए कि भाई जहां काव्य की सुंदरता शब्द और अर्थ, देखिए उभय का मतलब होता है ये दोनों, हमारे दोनों, तो दोनों कौन? शब्द और अर्थ। तो अगर जहां काव्य की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से प्रभावी हो, बढ़ाई जाए, उसे उभयालंकार कहेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया उभयालंकार में कौन सा अलंकार आता है, तो आप उसे सीधे सीधे ये बता दीजिएगा कि मेरे भैया उभयालंकार में श्लेष अलंकार आता है। कौन सा अलंकार आता है? श्लेष। लेकिन श्लेष में भी शब्द की प्रधानता है। भाई अर्थ किसके कारण होता है? श्लेष के शब्द के कारण ही तो अर्थ होता है, वहां अर्थ की प्रधानता है, अर्थ की प्रधानता। अच्छा एक बात और जानते हैं आप, आगे मैं आपको बताऊंगा। शब्दालंकार में एक खास बात और होती है। देखिए आपने पीछे इस बात को देखा होगा, आपने देखा होगा पीछे इस बात को, मैं केवल आपने गौर किया है, बस मैं जरा सा आपको रिवाइज करा दूं। देखिए आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने ब्रज की जगह गोकुल लिखा, जैसे मैंने बीच की जगह गली लिखा, बेल की जगह लता लिखा, नवेल की जगह नववधू लिखा, वन की जगह जंगल लिखा, बाग की जगह उपवन लिखा, बगरों की जगह सर्वत्र लिखा, बसंत की जगह ऋतुराज लिखा। अर्थ वही रहा, लेकिन शब्द बदलते ही कविता का भाव
कविता का जो है सौंदर्य बदल गया। कविता की सुंदरता क्या हो गई? नष्ट हो गई। कब? शब्द बदलते ही। तो शब्दालंकार की एक खास बात यह भी होती है कि शब्दालंकार में जैसे ही आप शब्द बदलते हैं, शब्दालंकार में जैसे ही आप शब्द बदलते हैं, जो कविता का सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बात समझ गए? अब आप देख लीजिए, यही जैसे ही हमने शब्द बदला, कविता का सौंदर्य नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब शब्दालंकार में जैसे ही आप शब्द बदलते हैं, कविता का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अब वही सेम स्थिति है श्लेष में। यही हम कह रहे हैं, आप कहते हैं, जब आप कहते हैं कि जो है कोई भी श्लेष का उदाहरण ले लीजिए, श्लेष का कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी छोड़। अब यहाँ जो सुबरन शब्द है, उस एक सुबरन प्रॉपर शब्द के कारण कविता की सुंदरता है। श्लेष अलंकार सुबरन शब्द के कारण है। सुबरन की जगह कोई दूसरा शब्द रख दीजिए, अलंकार नष्ट हो जाएगा। और जब शब्द बदलने पर अलंकार नष्ट हो जाए, इसका मतलब वो शब्दालंकार है। जब शब्द बदलने पर अलंकार नष्ट हो जाए तो वो शब्दालंकार है। तो इस तरह से बाद में देखिए, मैं आपको पूरा परफेक्ट रीजन दे रहा हूं कि क्यों उभयालंकार नहीं माना गया। तो बाद में विद्वानों ने कहा कि यार, अगर शब्द बदलने पर कविता का सौंदर्य नष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये शब्दालंकार ही है, उभयालंकार से कहकर इसको जबरदस्ती न कीजिए। तो इसलिए श्लेष को कौन सा अलंकार माना गया? श्लेष को कौन सा अलंकार माना गया? शब्दालंकार। हो गया? बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई? तो अगर कोई अगर आपसे उभयालंकार के संदर्भ में बात करता है, तो उसे बिल्कुल क्लियर बताइएगा कि भैया, उभयालंकार जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों एक समान प्रभावी हो, ये संभव ही नहीं है। या तो शब्द प्रभावी होगा या तो अर्थ प्रभावी होगा। अब फिर जब हम शब्दार्था कर ही रहे हैं, तो शब्द प्रभावी है तो शब्दार्थ प्रभावी है तो अर्थ, फिर उसमें उभया आने की जरूरत ही। बात क्लियर? हाँ, अगर कोई पूछे कि यार एक उभयालंकार किया गया था, उसमें कौन सा अलंकार रखा गया था, तो आप बता दीजिएगा कि भैया उभयालंकार में श्लेष अलंकार को रखा गया। ठीक, तो अब देखिए, हमने क्या कहा? अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं भैया? तो नंबर 1 है शब्दालंकार, नंबर 2 है अर्थालंकार। शब्दालंकार आप जान ही गए हैं, जहां वर्ण या शब्द के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाए, इसके माध्यम से, वर्ण या शब्द के माध्यम से। और अर्थालंकार माने जहां अर्थ के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाए। इस तरह से तो दो अलंकार होते हैं। अब आइए हम एक एक अलंकार लेते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो आइए पहला अलंकार लेते हैं, जिसका नाम है शब्दालंकार। क्या नाम है भैया मेरे? शब्दालंकार। ठीक है, आइए देखते हैं शब्दालंकार की परिभाषा क्या बनेगी। तो आप तो परिभाषा पहले से ही बना चुके हैं, अब उसमें परिभाषा बनाना ही क्या है, आप पहले से ही बना चुके हैं, बट आप देख लेते हैं। जहां वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से, जहां वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए, जहां वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए वहां शब्दालंकार होता है। जहां वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए, वहां शब्दालंकार होता है। मतलब जहां वर्ण के माध्यम से या शब्द के माध्यम से कविता को सुंदर बनाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां शब्दालंकार होता। ठीक है, अब आइए देखते हैं शब्दालंकार में मुख्य अलंकार कौन कौन से हैं, जिनकी हमें चर्चा करनी है, जिनको हमें पढ़ना है। तो मैं बता दूं, इसमें हमें पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। और कौन सा पढ़ना है भैया? अनुप्रास
अलंकार। नंबर 2 हमें पढ़ना है यमक अलंकार। नंबर 3 हमें पढ़ना है श्लेष अलंकार। नंबर 4 हमें पढ़ना है वक्रोक्ति अलंकार। और नंबर 5 हमें पढ़ना है पुनरुक्ति अलंकार। कौन सा? पुनरुक्ति। नंबर 5 हमें पढ़ना है पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ भाई मेरे इसमें एक काकु वक्रोक्ति, एक तो कुछ भाई हमारे नंबर 1 इसमें विप्सा को जोड़ते हैं, नंबर 2 इसमें जोड़ते हैं काकु वक्रोक्ति को, काकु वक्रोक्ति को जोड़ते हैं, और इसमें एक तीसरा जोड़ते हैं चित्रा अलंकार। इस तरह से कुछ भाई हमारे बताते हैं कि अलंकार के 8 भेद हैं शब्दालंकार के। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली यही 5 भेद ही शब्दालंकार के माने जाते हैं, क्योंकि ये वक्रोक्ति का ही रूप है, काकु वक्रोक्ति। विप्सा होता है जहां भाव का आधिक्य होता है, जैसे क्रोध, घृणा आदि जब भाव विशेष होते हैं, ऐसी स्थिति बहुत कम दिखती है। और चित्रा ये संस्कृत का अलंकार है, तो प्रायः ये तीनों को नहीं जोड़ा जाता है। तो इसलिए मेनली 5 अलंकार, जैसे मैं ये 5 जो बात कर रहा हूं, जैसे शिवराज भूषण ना, भूषण ने जो शिवराज भूषण ग्रंथ की रचना की, शिवराज भूषण में भी जो है 105 अलंकार का वर्णन किया है भूषण ने। लेकिन उसमें उन्होंने जो है 100 अर्थालंकार, 5 शब्दालंकार और 5 यही है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उसके बाद वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, इन्हीं 5 अलंकारों की चर्चा की है। तो कहने का मतलब है ज्यादातर विद्वानों ने 5 माने हैं, तो हम इन्हीं 5 को पढ़ेंगे। हाँ, ये 8 महीने वाला ये बात बता दिए, भैया कभी ऐसी चर्चा हो तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि नहीं हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। आप ये कहो कि हाँ भैया हम इसके बारे में जानते हैं, ये जोड़ते हैं, पर इसे अधिकांश लोग मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए हम 5 ही पढ़ेंगे। ठीक है। आइए अनुप्रास की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अनुप्रास अलंकार ना, आइए चर्चा करते हैं। अनुप्रास अलंकार देखिए दोस्त, बहुत आसानी से समझा दूं। अनुप्रास जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्रास। अनु एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पीछे या बाद। प्रास का मतलब होता है वर्णों का बार बार आना, वर्णों का बार बार आना, या इसी को कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। वर्णों का बार बार आना या आवृत्ति। तो अनुप्रास का मतलब क्या हो गया? अनुप्रास का मतलब हो गया कि जो है जहां, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पीछे या बाद वर्णों का बार बार आना या पीछे या बाद वर्णों की बार बार आवृत्ति, बार बार आना, इसी को हम एक शब्द में दोहराना भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब एक वर्ण, देखिए पीछे या बाद, इस शब्द से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई कोई पहले आएगा तभी तो कोई पीछे आएगा ना, कोई पहले होगा तभी तो कोई पीछे होगा। और यहां अगर इस सेंस में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई पहले होगा का मतलब एक वर्ण पहले आएगा। एक वर्ण क्या होगा? एक वर्ण पहले आएगा और उसके पीछे या बाद वह बार बार आता जाएगा, तो वहां अनुप्रास होगा। कहने का मतलब
जहां कोई वर्ण एक बार आए और उसके पीछे या बाद वह बार बार आता जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए हमने अनुप्रास से ही सारा मैटर निकाल दिया भैया, कोई परिभाषा आपको रटनी नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने यहीं से मामला स्पष्ट कर दिया। हमने कहा अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद, प्रास का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति होना या वर्णों का बार बार आना। बात समझ गए? अब मैंने यहाँ को स्पष्ट बता दिया कि अनुप्रास का मतलब है पीछे या बाद वर्णों का बार बार आना या वर्णों का दोहराया जाना या वर्णों की आवृत्ति होना। तो ये भैया 100 की सीधी आप बात जानो कि जब पीछे या बाद लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई पहले होगा तभी तो कोई पीछे या बाद होगा। सीधा सीधा अर्थ है कि जब कोई पहले होगा तभी तो कोई पीछे या बाद होगा। तो कहने का मतलब वर्ण जब पहले आए और उसके पीछे या बाद वह बार बार आता जाए तो समझो वहां क्या है, अनुप्रास। मतलब एक वर्ण जब एक बार पहले आए और उसके पीछे या बाद वह बार बार आता जाए तो समझो वहां कौन सा अलंकार है भैया, अनुप्रास। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, हम यहां अगर हम कहना चाहें तो यहां हम ये कह सकते हैं, अगर इस बिहार पे हम परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जहां एक या अधिक वर्ण, जहां एक या अधिक वर्ण एक बार आए और उसके बाद वे बार बार एक बार आए और उसके बाद वे बार बार आते जाएं, एक बार आए और उसके बाद वे बार बार आते जाएं तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां अनुप्रास अलंकार होता, क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता। बात समझ गए? चलिए अब यहां देखिए, इसी बात को यदि हम आवृत्ति के सेंस में कहें तो इसी बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहां एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। देखिए बात वही रहेगी भाई, एक या एक से अधिक वर्ण आए और उसके पीछे बार बार आते जाए, पीछे बाद माने आवृत्ति। तो भाई जहां किसी एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति अर्थात एक बार आए और उसके पीछे लगातार फिर आते चले जाएं, आते चले जाएं, वही तो आवृत्ति कहलाती है। तो अगर इसी को हम कम शब्दों में कहें और स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। क्लियर? चलिए, जहां एक या एक से अधिक, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो वहां, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन देखिए एक बात सुनिएगा दोस्त मेरे, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आवृत्ति का मतलब दोहराना होता है, सही है ना? तो एक चीज बताओ भैया,
आपके पड़ोसी के घर रिश्तेदार आए तो आप मिठाई पानी लेके दौड़ोगे? बताओ जरा। हाँ भैया, अरे पड़ोसी के घर रिश्तेदार आए तो पड़ोसी की जिम्मेदारी है, मिठाई पानी पड़ोसी दे, है खाना पीना पड़ोसी दे, उनकी व्यवस्था पड़ोसी करे। जब पड़ोसी के घर रिश्तेदार आए हम काहे लिए सर दर्द लें? हाँ, जब पड़ोसी कहेंगे कि यार भैया मेरे आप इनका इंतजाम कर दो तो देखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भैया आवृत्ति का भी तो कोई क्रम होना चाहिए कि गांव में एक मेहमान घुस गया तो अब सभी कह रहे हैं हमारे यहाँ, ऐसे थोड़ी होता है। आवृत्ति का भी कोई क्रम होना चाहिए। कोई मेहमान आ रहा है तो आप बताओ कि फलाने के घर जाने वाला है, फलाने का मेहमान है कि नहीं? तो दोस्त एक बहुत अच्छी आपको बात बताऊं अनुप्रास से रिलेटेड, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इस बात को समझना, अनुप्रास का प्राण है ये तत्व जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इतना समझ गए, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है या आवृत्ति होती है या वर्ण बार बार दोहराए जाते हैं, वहां अनुप्रास होता है। देखिए पीछे से आपको एक उदाहरण दिखा दूं यार। देखो आप, ये देखो आप, जहां मैंने ये कहा था ना, ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत। देखिए यहाँ ब की बार बार आवृत्ति हो रही, ब ब ब ब ना। इसका मतलब कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बात क्लियर हो गई? ओके, चलिए अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा जो विशेष बात मुझे बतानी थी वो बात और करो दोस्त। जो अनुप्रास में बहुत कम लोग, ये इतना तक तो आप बार बार पढ़ते आए हैं, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा एक विशेष बात देखिए। देखिए नोट करके लिखिएगा और यही चीज समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी शब्द के कम से कम दो भाग, अब मैं समझाऊंगा। इसी शब्द के कम से कम दो भाग तथा अधिक से अधिक, इसी शब्द के कम से कम दो भाग तथा अधिक से अधिक तीन भाग होते हैं। कम से कम दो भाग तथा अधिक से अधिक तीन भाग होते हैं। कैसे? देखिए मैंने क्या कहा, किसी शब्द के, अब शब्द जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कि पल, पल शब्द लिख दिया, पल। अब पल शब्द लिख दिया तो पल में प से ये शुरू हो रहा है। देखिए जब प से शुरू हो रहा है तो प क्या है? प इसका आरंभिक वर्ण है। क्या है? आरंभिक वर्ण। और ल पर खत्म हो रहा है तो ल क्या है? इसका अंत्य वर्ण है। ओके, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिख दिया कि सुफल, हमने क्या लिख दिया? हमने एक शब्द लिख दिया, एक मिनट तो दिखेगा ही नहीं यार। चलिए, अगर हमने लिख दिया सुफल, अब यहां भी देखिए आप, सु से ये शुरू हो रहा है, इसका मतलब सु क्या है? इसका सु, इसका इसी से मैं इसको लिखता हूं, आपको स्पष्ट दिखे। सुफल, सु से ये शुरू हो रहा है, इसका मतलब सु जो है वो इसका क्या है? सु इसका आरंभिक वर्ण है। क्या है? सु इसका, सु इसका आरंभिक वर्ण है। ल पे खत्म हो रहा है तो ल इसका अंत्य वर्ण है। और फ बीच में आया है तो बीच को मध्य कहते हैं, तो इसका मध्य वर्ण है। यही चीज मैंने कहा कि किसी शब्द के कम से कम दो भाग, मतलब आरंभिक और अंत, और अधिक से अधिक तीन भाग होते हैं, आरंभिक, मध्य और अंत्य। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि आप मन में तुरंत यह जिज्ञासा जगी होगी कि अगर गुरुजी एक से तीन से ज्यादा हो तब क्या करेंगे? भाई जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, जो है हमने मान लीजिए कि लिख दिया
यही लिखते हैं। तीसरा उदाहरण लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने सत्य काम लिख दिया। लाठी लिए हो? अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें बताइए, तो बिल्कुल वही चीज है। देखिए स से शुरू हो रहा है, इसका मतलब स क्या है, इसका स इसका आरंभिक वर्ण है। म पे खत्म हो रहा है तो म इसका क्या है, अंत्य वर्ण है। और बीच में जितना भी आया है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, मध्य। पूरा का पूरा हमारा क्या है, मध्य वर्ण। अब आप संतुष्ट हो गए होंगे कि इसका मतलब गुरुजी सही कह रहे हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। मिनिमम आरंभिक अंत, मैक्सिमम आरंभिक मध्य अंत। क्यों? क्योंकि चाहे बीच में एक आए चाहे 5 ठो आए, सबको एक साथ मध्य कह दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहां देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि नोट में हमने एक पॉइंट ये दिया, ख दे दिया। अगर अब ख लिख रहा हूं, इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अनुप्रास अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में क्या होना चाहिए, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। कैसे? जैसे भैया आरंभिक वर्ण की आवृत्ति, ध्यान रखिएगा यहां, आरंभिक वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में कैसे होनी चाहिए। नंबर 1, आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ, आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ होनी चाहिए। आरंभिक वर्ण की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आरंभिक वर्ण के साथ होनी चाहिए। नंबर 2, अंत्य वर्ण की आवृत्ति, अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ होनी, अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ होनी चाहिए। ओके। नंबर 3, मध्य वर्ण की आवृत्ति, मध्य वर्ण की आवृत्ति मध्य वर्ण के साथ होनी। क्लियर? अब अनुप्रास होगा, तब अनुप्रास होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिए। हाँ, यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, ज्यादातर विद्वान ये मानते, देखिए आपने मध्य में देखा यहाँ केवल एक वर्ण है मध्य में, यहाँ अगर मान ले तो भी 2 वर्ण है ना, अगर आधे तक को छोड़ दीजिए तो कहने का मतलब मध्य की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होती है। मध्य में एक वर्ण भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ण भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि हम मध्य वर्ण को नहीं लेते हैं ना। ज्यादातर विद्वान, ऐसा नहीं है कि न लें, ऐसा नहीं कि कोई नियम है, बट ज्यादातर विद्वान व्यवहारिक रूप से मानते हैं कि मध्य वर्ण से अनुप्रास नहीं बनाना चाहिए, आरंभिक अंत से बनाना चाहिए तो मजा आएगा। बात क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया। अनुप्रास का सारा मामला क्लियर। अनु माने पीछे या बाद, प्रास माने वर्णों की आवृत्ति, मतलब जब एक वर्ण आए उसके पीछे या बाद वह बार बार आता जाए तो अनुप्रास है, या जब वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास है। लेकिन आवृत्ति किस क्रम में होनी चाहिए भैया? आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। कैसे? आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ होनी चाहिए, मध्य वर्ण की आवृत्ति मध्य वर्ण के साथ होनी चाहिए, और अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ होनी चाहिए। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना। ओके।
समझाता हूं। देखिए, जैसे हम अगर कहें उदाहरण के तौर पर रघुपति, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम। अब आप यहां दिख रहे होंगे अच्छी तरह से कि यहां जो ये र है ये आरंभिक र है। क्या है? ये आरंभिक र है। ये र क्या है? आरंभिक र है। अच्छा, एक बात यहां और ध्यान रखिएगा, र हो, रा हो, री हो, रू हो, रे हो, र, जो जैसे भी हो सब र माना जाएगा। जैसे अगर प है तो प हो, पी हो, पू हो, प्रे हो, प्र हो ना, सब प माना जाएगा। तो र ये भी आरंभिक र है और ये भी आरंभिक र है। तो ये सब के सब हमारे क्या है? आरंभिक र। इसका मतलब एक निश्चित क्रम में आरंभिक र की आवृत्ति हो रही है, और जब र की आवृत्ति हो रही तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन प्रश्न यह उठता है, चलिए आपने लिख दिया कि र की आवृत्ति के कारण, र की आवृत्ति के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। र की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या है? र की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हो गया? अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आवृत्ति, तुरंत कोई आपसे पूछ सकता है कि कितनी आवृत्ति है, कितनी आवृत्ति है। तो कुछ नहीं, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। जय बार वर्ण आया है -1 कर दीजिएगा, उतनी आवृत्ति हो जाती है। जैसे र कई बार आया है? 1 2 3 4। तो र की आवृत्ति बराबर 4 में से 1 गया 3 आवृत्ति। तो अब आप कह सकते हैं र की 3 आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास है। अब आप ये सोचेंगे कि यार गुरुजी ये कौन सा नया गणित का फार्मूला लाए, 4 में से 1 आया 3 कर दिया। तो मैं इसका तरीका आपको बताऊं। देखो, आप देखो बेटा, ये आवृत्ति कोई वर्ण एक बार आएगा तो उसे आवृत्ति थोड़ी कहेंगे। आवृत्ति का मतलब कई बार आना चाहिए? कम से कम 2 बार आना चाहिए। कम से कम कई बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। और जब 2 बार आएगा तो भैया देखिए, जब 2 बार आएगा तो पहली आवृत्ति क्या हुई? ये 1 आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? तो आया 2 बार और आवृत्ति 1 हुई, तो 1 कम हो गया कि नहीं? वही हमने -1 कर दिया। क्यों? अब आगे जितना भी आएगा आप कोई एक भी कम नहीं होगा। देखिए, जैसे आया तुरंत 1 और बढ़ गया, जैसे आया तुरंत 1 और बढ़ गया। कहने का मतलब जब शुरू में 2 बार वर्ण आएगा तो 1 आवृत्ति मानी जाएगी, और उसी 1 आवृत्ति के कारण 2 बार आया, आवृत्ति 1 हुई, तो हमने माइनस। तो बात समझ गए? आइए और उदाहरण परेशान हुई, पापा कहाँ चले, कहो सोचे मेडिसिन निकल जाए तो बड़ा नशे में ज्यादा शाम को मतलब दारू चंचल किरणे, चंचल किरणे खेल रही थी, चारुचंद की चंचल किरणे खेल रही जल थल। अब आप यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये च है, ये च है, ये च है, मतलब और उसके बाद देखिए ये ल है, ये ल है, ये ल है, ये ल। इसका मतलब मेरे तो छिवा आरंभिक च, इधर से का उतरा के आरंभिक च, इतने तेज पानी आवा है। अरे नहीं, वो नहीं कहीं पानी इतना तेज चढ़ के आवा। अंत्य ल, अंत्य ल, अरे आवा हुई नहीं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ आरंभिक च और अंत्य ल की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब आरंभिक च और अंत्य ल की आवृत्ति हो रही है तो देखिए, अब देखिए कितना है, आरंभिक
ना उल्टा जाए लगे तो बेकार अच्छा तो इधर हुआ है पानी का च पानी फुल भरे ही देखो क्या हाफ भरे आरंभिक च की आवृत्ति बराबर 1 2 3 तीन में से एक गया तरफ ना जाए हाँ इधर लेकिन हमें तरफ चला आरंभिक च की 2 आवृत्ति मेरे को खुलवा देगा अंत्य पूरा हो जाए ए अनिल खोलेगा फरवा लिया है अरे हाथे से खुल जाए कुल ताली र की लेकिन दोनों संपर्क में डाउन है ये संपर्क पानी है नदिया में एक में ये पानी आवृत्ति ये बराबर लौटे लगी हाँ 1 2 चारा भरा 4 भरा ये 4 में से एक गया चलो ये तो तुम्हारे कहाँ चढ़ी तो फिर आरंभिक च की 2 आवृत्ति है था चढ़ अंत्य ल की 3 आवृत्ति से? के कारण यहाँ ये क्या नदिया से है था चढ़ दी अनु ये नदिया से हम चला जाए लेकिन तक डाउन हो जाए तो बात समझ गए लेकिन दोस्त एक बात मेरी और ध्यान रखिए हाँ उल्टा चढ़ेगा एक बात मेरी और तमाम किताबें उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जहाँ भी देखेंगे ये चीज मैंने बता दिया इस बेस पे आप कर लेंगे लेकिन ये गड़बड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपसे शेयर करूं कई बार परीक्षा में क्या होता है कि आप जानबूझकर प्रश्न तो लग जा कराते लगी हैं थी लेकिन अच्छे तुम्हें बच्चे क्या करते हैं पता चला देखिए अगर आप एक आवृत्ति की बात करें तो यार अब कई बार प्रश्न उठता है बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मिनिमम कितनी आवृत्ति होनी तो तुमको भैया मिनिमम एक आवृत्ति मैक्सिमम चाहे अच्छा भैया ये तुम पानी आ रहा है तो लेकिन एक मुझे बात बताइए आप कोई भी एक लाइन आप लिखिए आप देखेंगे कोई न कोई वहाँ दोहरा दिया जाएगा और निश्चित क्रम में दोहरा दिया जाएगा अर्थात अगर एक भी पंक्ति आप लिखते हैं तो एकाध आवृत्ति जरूर हो जाती है तो इसलिए आप एकाध आवृत्ति को नहीं रोक सकते हैं आप एकाध आवृत्ति को नहीं रोक सकते हैं तो भैया मेरे आपको सौ की सीधी एक बात बता दूं ये नहीं है कि परीक्षा में अब पता चला कि लिखा है विकास से बता देंगे कनकते सौगुणी लिखा है अब आपने देखा पहला आरंभिक क की एक आवृत्ति हो रही है अंत्य क की एक आवृत्ति हो रही है और आपने कह दिया ये अनुप्रास है तो ऐसे थोड़ी चला है ऐसे थोड़ी चलता है ना भाई देखिए अगर मान लीजिए कनक कनक लिखा है अब आपने देखा कि अरे तो आरंभिक च की एक आवृत्ति हो रही है अंत क की एक आवृत्ति हो रही है मध्य न की एक आवृत्ति हो रही है तो यहाँ तो ऐसे थोड़ी है तो पूरा शब्द दोहराया गया है तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा दूसरी चीज बहुत विशेष मेरे ध्यान रखिएगा दोस्त जब भी आपको अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बड़े उदाहरण दिए जाएंगे मतलब जहां जैसे र की आवृत्ति बार बार च की मतलब दिखेगा कि हाँ बार बार आवृत्ति है अब ये नहीं कि कोई अन्य पंक्ति लिखी है वक्रोक्ति पूछ रहा है श्लेष पूछ रहा है पुनरुक्ति पूछ रहा है और आप एक आवृत्ति देखिए बस अनुप्रास ठोक के भाग लिए और याद रखिएगा जब भी शब्द अलंकार पूछा जाएगा अनुप्रास ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा ठीक है अनुप्रास ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा तो भैया मेरे अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब बार बार आवृत्ति हो ढंग की आवृत्ति दिखे तब अनुप्रास लगाइए आप समझ गए ये नहीं कि एक आवृत्ति किसी वर्ण की देखी बस अनुप्रास ठोक के भाग लिए गलत हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो जब आएगा तो इस तरह से आएगा भाई रघुपति राघव राजा राम देखते ही चारुचंद की चंचल किरणें चारुचंद की चंचल किरणें ये देखते ही तो आपको इस तरह से आएगा तो दोस्त बस इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में यमक अलंकार की चर्चा करेंगे।